हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल द एम्बिशन फैमिली में। तो फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी ओरिजिनल फैक्ट्स होते हैं और उससे संबंधित जितने वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी का सभी हम लोग डिटेल से जानने का प्रयास किए। और उसके बाद आज का जो मेरा वीडियो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। मौलिक अधिकार को टोटल हम लोगों ने 3 वीडियो में देखे थे, उसका जो पूरा जितना फैक्ट्स होता है, उसके बाद उसका एक ऑब्जेक्टिव वीडियो के रूप में वन लाइनर के रूप में देखने का प्रयास किए। आज हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, इसमें क्या क्या बात कही गई हैं, किस किस अनुच्छेद में क्या क्या कहा गया, ये चीज़ इसमें आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम कहने जा रहे हैं। आज से ये वीडियो तो चलेगा ही, जैसे पॉलिटी चल रहा है, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चलेगा ही, लेकिन साथ में लूसेंट का एक एक पेज का हर रोज़ एक वीडियो अपलोड होगा और उसका पीडीएफ भी डाल दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। तो फर्स्ट है, कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो वर्णन है संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। इसका जो प्रेरणा है आयरलैंड के संविधान से मिली है। अर्थात जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसका वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। और यह कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एक वीडियो हमने बनाए थे विदेशियों का स्रोत, विदेशी स्रोत, वो उसमें बहुत अच्छे तरह से समझाने का प्रयास किए। वो वीडियो आप देख सकते हैं, जाकर प्लेलिस्ट में दिया गया है। तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। नेक्स्ट कहता है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, अर्थात इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। वहीं हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़े थे कि न्यायालय द्वारा इसे लागू किया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, अर्थात इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े, पहला पढ़े, फर्स्ट हम लोग पढ़े कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसका वर्णन संविधान के भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, अर्थात इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। अब है, बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न है। अनुच्छेद, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, अनुच्छेद बोल रहा है 38 होगा कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। ये अनुच्छेद 38 में है। अनुच्छेद 38 का ये बात कह रहा है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो ये तो 38 है। 36 में क्या क्या कहा गया है वो चीज़ को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 36 में बोलता है, अनुच्छेद 36 में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या दिया गया है, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का परिभाषा दिया गया अनुच्छेद 36 में। सिंपली 36 से 51 तक शुरू होता है, तो 36 में क्या है कि नीति निर्देशक तत्वों का परिभाषा दिया गया है। इसके बाद आता है 37। तो 37 में बोलता है कि कोई भी अंतर्विष्ट उपबंध न्यायालय द्वारा लागू नहीं होगा। कोई भी जो उपबंध है वह न्यायालय द्वारा लागू नहीं होगा। इन तथ्यों को लागू करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार का अधिकार है। कोई भी यदि तथ्य लागू कर रहा है नीति निर्देशक तत्वों का, तो वो न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। इसे सिर्फ और सिर्फ कौन लागू कर सकता है, तो राज्य सरकार लागू कर सकता है। कौन लागू कर सकता है, तो राज्य सरकार लागू कर सकता है। ये अनुच्छेद 37 में है।
अब उसके बाद ये 38 में है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। अब इसके बाद आता है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में बोलता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। इसमें एक चीज़ देखना है 39 में, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 39 के क में कि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन। अब चूंकि समान कार्य के लिए हम समान वेतन दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी के साथ न्याय कर रहे हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं, समान न्याय कर रहे हैं। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता हो गया। तो ये हो गया 39 के क में कि समान न्याय और समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन, और समान न्याय और निःशुल्क वेतन और विधिक सहायता हो गया। विधिक कोई सहायता करेगा तो बिना पैसा लिए करेगा, यानी कि निःशुल्क करेगा। अनुच्छेद 39 के ख में बोलता है कि उनका स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। और बोल रहा है कि जो सार्वजनिक धन है उसका स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार से करना ताकि सार्वजनिक जो हित है उसका सर्वोत्तम साधन हो सके। अर्थात इसको कहने का मतलब सरकारी धन का रक्षा करना, यही भी कह सकते हैं। 39 के ग में है धन का समान वितरण। 39 के ग में क्या है? धन का समान वितरण। अर्थात 39 में सभी में से समान समान जुड़ा हुआ है। पहला में समान काम के लिए समान वेतन, दूसरा में क्या है? सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण करना। 39 के ग में है कि धन का समान वितरण, धन के यदि आप वितरण कर रहे हैं तो समान रूप में वितरण करेंगे। अनुच्छेद 39 बोलता है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 बोलता है क्या? ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 बोलता है ग्राम पंचायतों का संगठन। 41 में बोलता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अर्थात इसको हम एक लैंग्वेज में बोल सकते हैं काम देने का अधिकार या काम पाने का अधिकार। तो ये हो जाएगा किस में? अनुच्छेद 41 में। 42 में होता है प्रसूति सहायता। अर्थात काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का, न्याय संगत और मानवोचित तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। प्रसूति सहायता किस में है? अनुच्छेद 42 में। तो एक बार फिर इक्वल करते हैं। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत। 41 में क्या है? तो काम देने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में क्या है? तो प्रसूति सहायता या न्याय संगत मानवोचित दशा। 43 में क्या है? तो कुटीर उद्योग की स्थापना, राज्य कुटीर उद्योग की स्थापना करेगा। कहीं कहीं डायरेक्ट देता है कि राज्य कुटीर उद्योग की स्थापना करेगा। तो ये अनुच्छेद कितने में है? तो अनुच्छेद कितना में है? 43 में है। ये अनुच्छेद 43 में है। तो कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, ये कितना अनुच्छेद में है? 43 में है। नेक्स्ट बोलता है कि नागरिकों के लिए, अनुच्छेद 44 बोलता है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। नागरिकों के लिए यदि समान सिविल संहिता देखा जाए तो यह अनुच्छेद कितने में हो जाएगा? अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया है। अब यह सिविल संहिता क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो भारत में एक कानून पेश किया गया था, उत्तराधिकारी कानून। उस कानून का नाम क्या था? उत्तराधिकारी कानून। तो भारत में उत्तराधिकारी कानून के अंतर्गत जब वो पेश हुआ था तो उसके अंतर्गत यह व्यवस्था किया गया है कि यदि कोई दंपत्ति, दंपत्ति मतलब पति या पत्नी, पति या पत्नी, यदि कोई दंपत्ति को संतान नहीं है, यदि कोई दंपत्ति को संतान नहीं है तो वह संपूर्ण संपत्ति ट्रस्ट को नहीं प्रदान कर सकता, किसी ट्रस्ट को प्रदान नहीं कर सकता। उसका कुछ अंश भतीजी या भतीजा को भी दान देना होगा। मतलब कि यदि किसी दंपति का पुत्र नहीं है तो पूरा का पूरा अपना जो संपत्ति है
वो किसी दान में नहीं दे देगा, उसका कुछ न कुछ हिस्सा अपना भतीजा या भतीजी को भी उसे क्या होगा, देना होगा। इस पर एकमात्र भारतीय राज्य है जो गोवा, जहाँ सिविल संहिता लागू किया गया है। एकमात्र राज्य गोवा है जहाँ क्या है, ये चीज़ व्यवस्था अपनाया गया है, सिविल संहिता अपनाया गया है। वहाँ क्या है कि यदि कोई दंपति का पुत्र नहीं है या पुत्री नहीं है तो अपना संपूर्ण संपत्ति दान न दे करके कुछ न कुछ हिस्सा अपना भतीजा और भतीजे के भी नाम करता है। विश्व के 21 देश ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगा चुका है। अब तक विश्व के 21 देश जो है, ट्रिपल जो तलाक होता है, जो तलाक 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 3 बार बोला जाता है, उस पर टोटल 21 देश 3 तलाक पर प्रतिबंध लगा चुका है। भारत में इस पर अभी विचार चल रहा है, और भारत में विचार नहीं चल रहा है, लगभग समझिए कि 3 तलाक खत्म हो ही गया है। तो ये था सिविल संहिता। तो सिविल संहिता का मतलब यही होता है कि यदि किसी दंपति का पुत्र पुत्री नहीं है तो अपना संपूर्ण हिस्सा दान में न दे करके, संपूर्ण संपत्ति दान में न दे करके उसका कुछ हिस्सा जो है अपना भतीजा या भतीजी को भी दे सकता है, या उसे देना होगा, दे सकता नहीं है, देना होगा। तो ये हो गया अनुच्छेद 44। अब इसके बाद है अनुच्छेद 46। तो इसके पहले अनुच्छेद 45 हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 45 क्या है। तो अनुच्छेद 45 में बोलता है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य मतलब जो उन्हें चाहिए। अनिवार्य का मतलब होता है जो उन्हें चाहिए, अर्थात जो ज़रूरी है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क मतलब फ्री शिक्षा की व्यवस्था राज्य द्वारा किया जाता है। तो ये अनुच्छेद 45 में है। तो ये कहने बोलते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का व्यवस्था किया गया है। तो ये अनुच्छेद 45 में है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 क्या बोलता है कि अनुसूचित जातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों को शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों के लिए, मान लीजिए कि कोई अनुसूचित जाति है, उसे रुपया पैसा का कमी है, तो उसे अनुच्छेद 46 उसके बारे में कहता है कि उसे आप आर्थिक रूप से सहयोग करें, अर्थ संबंधित सहयोग करें और शिक्षा संबंधित भी, अर्थात शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि किया गया है। तो ये अनुच्छेद 46 में किया गया है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य कर्तव्य, ये क्या है। तो 47 में हम एक चीज़ कह सकते कि पोष आहार में सुधार। तो पोष आहार में सुधार किस में है, तो अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन। अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन। कहीं कहीं एक भी क्वेश्चन मिल जाता है कि ऐसे न दे करके कृषि और पशुपालन न दे करके देता है कि दुधारू पशु को वध नहीं करना है, दुधारू पशु को वध नहीं करना है। यह किस अनुच्छेद में है, तो यह भी अनुच्छेद आता है 48 में। किस में आता है, अनुच्छेद 48 में। अब इसके बाद है अनुच्छेद 48 के क। अनुच्छेद 48 के क बोलता है कि पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48 के क में है पर्यावरण संरक्षण हो गया, वन हो गया, जीव हो गया, ये सभी का रक्षा करना। तो ये तो सिंपल है, पर्यावरण संरक्षण, वन, जीव, ये सभी का संरक्षण करना। अनुच्छेद 39 बोलता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ये अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद 49 में है। अर्थात इसमें ये चीज़ आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्मारक का रक्षा करना, राष्ट्रीय स्मारक का क्या करना, रक्षा करना, अनुच्छेद 49 में है। अनुच्छेद 50 में बोलता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का वृद्धिकरण। इसको कैसे याद करेंगे, तो विधायिका जो है 50-50 हिस्सा में बट गया, 50 पर है
तो भाई विधायी का 50-50 हिस्सा में बट गया, किसमें भाई, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका में दोनों 50-50 हो गया। इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण हो गया कितना में, 50 में, यानी कि अनुच्छेद 50 में। 51 में बोलता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विरोधी। अंतर्राष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल जो शांति होता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा होता है, उसका भी विरोधी किया गया किसमें, अनुच्छेद 51 में। तो ये अनुच्छेद 51 तक हम लोग पढ़ लिया। कुछ विशेष 2 को दिया है। उपर्युक्त अनुच्छेदों के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 350 के का, ये भी क्या है, तो एक प्रकार के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ही है। तो अनुच्छेद 350 के का बोलता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। अनुच्छेद 350 के क, अनुच्छेद 350 के क बोलता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना होगा। अनुच्छेद 351 बोलता है हिंदी को प्रोत्साहन देना। पहला है 350 के क में है कि जब मातृभाषा जब प्राथमिक स्तर मतलब शुरू जब पढ़ाई होगा तो उसे मातृभाषा में शिक्षा दीजिए। जैसे वहाँ का मातृभाषा यदि हिंदी है तो हिंदी में ही उसे शिक्षा दें, न कि डायरेक्ट उसे इंग्लिश में देना शुरू कर दें। तो 350 के क बोलता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, और 351 बोलता है कि हिंदी को प्रोत्साहन देना। और 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देने का वर्णन किया गया है। तो ये हो गए अनुच्छेद 351। अब इसके नीचे है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है, तो यह कथन केटी शाह का है। यह कथन किसका है, केटी शाह का है। तो ये हम लोगों का 36 से लेकर के 51 तक जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे उसमें जो इम्पोर्टेंट से जो बात थे, जो व्यवधान किया गया था नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, वो सभी को हम लोगों ने जानने का प्रयास किया है। अब हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर क्या है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसमें अंतर क्या है, इसको अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नीति निर्देशक सिद्धांत अभी पढ़े हैं, तो नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में ही जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं कि यह जो है आयरलैंड से लिया गया था। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। फिर पढ़े कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। चौथा पढ़े यह समाज के भलाई के लिए है। चौथा पढ़े नहीं है लेकिन जान जाएं। चौथा है कि यह समाज के भलाई के लिए है। पांचवा, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। चौथा है इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत है समाज के भलाई के लिए है। और नेक्स्ट है कि इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। छठा है यह सरकार के अधिकार को बढ़ाता है। और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह सरकार के अधिकार को क्या करता है, बढ़ाता है। और 7वां नंबर है कि यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। और जब तक नीति निर्देशक तत्व राज्य सरकार लागू नहीं करेगा तब तक नागरिकों को प्राप्त नहीं होगा। अब हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में देखते हैं। मौलिक अधिकार क्या कहता है, तो सबसे पहले मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। इसे न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। यह वो था जो नीति निर्देशक सिद्धांत जो था वो था नागरिकों के भलाई के लिए, लेकिन यह जो है व्यक्ति के अधिकार के लिए है। यह किसके लिए है, व्यक्ति के अधिकार के लिए है। उसमें हम लोग पढ़े थे कि इसके पीछे कोई राजनीतिक मान्यता नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत में हम लोग पढ़े थे कि इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। तो मौलिक अधिकार में जो है मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। इसके पीछे कानूनी मान्यता है, उसके पीछे राजनीतिक मान्यता है, तो इसके पीछे कानूनी मान्यता है।
उसमें हम लोग पढ़े थे कि नीति निर्देशक तत्व जो है वह सरकार के महत्व को बढ़ाता है, लेकिन मौलिक अधिकार जो है सरकार के महत्व को क्या कर देता है, घटा देता है। उसमें हम लोग पढ़ते कि यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है, लेकिन जो मौलिक अधिकार है वो खुद ब खुद नागरिक को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो ये थे जो एक टॉपिक बचा हुआ था, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत का अंतर, इसे भी हम लोगों ने कवर कर लिए। तो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उसे हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। अब इसके नेक्स्ट डे हम लोग इससे संबंधित जो वन लाइनर क्वेश्चन होगा, जितने भी बन सकते हैं उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। और यदि आप इसके पहले का वीडियो जैसे मौलिक अधिकार विदेशियों का स्रोत हो गया, विदेशी स्रोत हो गया, अनुसूची हो गया, संविधान सभा हो गया, ये सब यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख लें, और तब इसके आगे का जो शेड्यूल है वो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आज तक इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर करें भी। थैंक यू।